कि लोकतंत्र में साझेदारी, कि लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी क्या होता है, कैसे होता है। दूसरा में हमने पढ़ा कि उसका क्या होता है वर्किंग सिस्टम, वह काम कैसे करता है। देखिए इधर समझिएगा सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान से। सबसे पहले हम लोग चैप्टर में ये पढ़े थे कि आखिर साझेदारी होता क्या है। साझेदारी होता क्या है, सबसे पहला चैप्टर में ये बात हमने पढ़ा कि साझेदारी क्या होता है। साझेदारी अगर हम लोग सत्ता में, सारा खेल पावर का था यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग पढ़े कि लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी, कि कोई भी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किस तरह से की जाती है ना। अच्छा, उसके बाद उसका प्रॉपर सिस्टम क्या है, उसका प्रॉपर क्या सिस्टम है साझेदारी करने का, उसके बारे में हमने पढ़ा द्वितीय चैप्टर में। यानी 2 नंबर चैप्टर में हमने पढ़ा कि इस पावर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब बताइएगा कि हमने मेनली 2 तरीके के बारे में पढ़ा था, उन दोनों तरीकों को आप बताइए कि क्या 2 तरीका हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का हम लोग पढ़े थे। कोई भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या हम 2 तरीका पढ़े थे, उसके बारे में आप बताइए। बोलिए। कौ दिन नहीं आए थे आप? 10 दिन आप नहीं आए थे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप 10 दिन नहीं आए थे। 10 दिन से पहले भी, अरे पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये सभी चीज आज एक से पढ़ाई हो रहा है। चलिए आप बताइए कि भारत के सत्ता को किस तरह से साझेदार बनाया गया है। हम उसमें बताए थे कि देखिए 2 भाग में बांटा गया है सत्ता को। कौन कौन भाग में बांटा गया है? आप बताइए। सत्ता को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। चलिए आप बताइए हॉरिजॉन्टल सत्ता को किस तरह से बांटा गया है। बोलिए। हाँ तो बोलिए, जो आ रहा है वही बोलिए। हाँ चलिए आप बताइए हॉरिजॉन्टल सत्ता को कितने पार्ट में बांटा गया है? कौन कौन? न्यायपालिका। पर्पज क्या है इसका, उद्देश्य बताइए, क्यों बांटा गया 3 पार्ट में? इसको 3 पार्ट में क्यों बांटा गया, उद्देश्य बताइए। बताइए आप उद्देश्य। सब पर नियम, सब पर नियम बराबर लागू हो। और कुछ हो सकता है? सब पर नियम बराबर लागू हो। मतलब अगर मान लीजिए कि हम ऐसे हम अगर 2 तराजू को यहाँ पे ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 तराजू को ले लेते हैं तो ये इसको बांटने का मतलब हुआ कि ये वाला एक नीचे और एक ऊपर ना हो, बल्कि ये बराबर रहे, ठीक है ना, ये बराबर रहे। इसको हम आप लोगों को ये बताए थे कि देखिए इसका मतलब होता है कि कहीं मिसयूज ना हो पावर का।
अगर एक आदमी के हाथ में सारा पावर होगा तो मिसयूज होगा। ठीक है, चलिए आप बताइए वर्टिकल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। आखिर इसका पर्पज क्या है? छोटे से छोटे लोग मतलब बात सुना जा सके। छोटे से छोटे लोगों को मतलब एक छोटे से छोटे नागरिक, छोटे से छोटे लोग, एक यानी कि एकदम छोटे से छोटे क्षेत्र में रहने वाले लोग भी का बात कहाँ तक पहुँच पाए? सरकार तक पहुँच पाए। ये बात था आप लोगों के सत्ता में साझेदारी का ना, ये चीज़ हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। यानी पावर सिस्टम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, और ये वर्टिकल का एक्सप्लेनेशन और हॉरिजेंटल का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसके बाद इसी के अंतर्गत अब हम जब दूसरा में पढ़ने गए तो पढ़े कि पावर सिस्टम को किस तरह से बांटेंगे। पावर सिस्टम को हम लोग बांट भी लिए। पावर सिस्टम को बांटने के साथ साथ ये वर्टिकल में पावर सिस्टम को बांटने के साथ साथ इसका हम लाभ भी देखें कि ये बांटने का क्या लाभ है ना, इसका क्या फायदा है, और नहीं बांटने का क्या घाटा है, ये भी हम देखें इस चैप्टर में। यानी कि घाटा और फायदा भी देखें इस चैप्टर में कि बांटने का क्या फायदा है और नहीं बांटने का क्या फायदा है, घाटा क्या है। अच्छा, इसके बाद हमने ये विधायिका और आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को छोड़कर सबसे लास्ट वाला यानी कि स्थानीय सरकार को हम डिटेल में देखे थे ना। स्थानीय सरकार में दो निकाय का बात की है। स्थानीय सरकार में दो निकाय का बात की है ना। वो दोनों निकाय कौन कौन से थे? एक निकाय थी पंचायती राज विभाग और दूसरा थी नगर निकाय ना। तो चलिए आप बताएंगे कि पंचायती राज विभाग जो है कब लाया गया? हाँ, आप ही से पूछे हैं। पंचायती राज विभाग जो है वह कब लाया गया? आपसे पीछे बताइए। 1993 में लागू हुआ, लाया कब गया? जैसे एक होता है लाना, एक होता है लागू करना, अप्लाई कर देना, एक होता है लाना। पास कब हुआ? 1992 में पास हुआ। लाया कब गया? 1991 में लाया गया, 1992 में पास हुआ, 1993 में अप्लाई हुआ। ठीक है, चलिए कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 73वां। नगर निकाय 74वां। ठीक है, अब बताएंगे कोई नगर का प्रथम नागरिक कौन होगा? नगर का बोले हैं पागल, मेयर ना, महापौर। क्योंकि हिंदी में आप लोग हैं हिंदी माध्यम वाले तो हिंदी में ही देगा, महापौर देगा, वहां पर मेयर नहीं देगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा ना। अच्छा चलिए, अगर गांव का बात करेंगे तो उसका प्रथम नागरिक कौन होगा? देश का प्रथम नागरिक कौन होगा? उसके बाद बात करेंगे अगर हम राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है ना। आज भी जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, उसका भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, बहुत अच्छा लगेगा समझने वाले लोगों के लिए, और जो नहीं समझेगा फिर उसके लिए बेकार लगेगा। देखिए, हर सुबह हर चैप्टर एक नया सवेरा की तरह आप देखिए। पीछे भूल जाइए जो समझ आया नहीं आया, कोई बात नहीं है। अगर ये भी आप समझ लेते हैं तो पीछे बहुत कुछ समझ लेंगे, पीछे बहुत कुछ समझ लेंगे। और ये भी बीच वाली लड़की आप उधर काहे देख रही हैं? उधर पढ़ाई हो रहा है कि इधर पढ़ाई हो रहा है? आप लोग गजब मने कि बिना बात किए हुए, बिना डिस्टर्ब किए हुए रहिए नहीं जाता है। अरे कम से कम एक बार ध्यान से बातों को सुनकर तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। सुनना तो आता नहीं है। चलिए इसके बाद आगे हम बात करेंगे इन सभी चीज़ों को पढ़ाते पढ़ाते, यानी कि हम लोग नगर निकाय को पढ़ाए, पंचायती राज विभाग को पढ़ाए, बहुत सारा चीज़ आप लोगों को लिखवाएं भी। ऑब्जेक्टिव में ही बहुत सारा चीज़ें हैं जिनको आप जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे जो पढ़ाई के दौरान अगर ध्यान से आप लोग सुने होंगे तो आता भी होगा। बहुत कुछ चीज़ है जो कि नहीं भी आता होगा, ऐसा नहीं है कि सब आता ही होगा ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं अगर आए तो कोई बात नहीं है, हम उसके लिए आज प्रयास करेंगे कि आज उसका वीडियो डाल दें और इसका भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल दें। एक चीज़ और, अगर हम वीडियो वो डालेंगे माने जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिए हैं
उस चैप्टर का वीडियो डालेंगे तो उस ऑब्जेक्टिव का इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा उसका, यानी इतना विस्तार से हर ऑब्जेक्टिव को बताया हुआ रहेगा उसमें कि अगर यकीन मानिए आप चैप्टर नहीं भी समझे हैं ना, सिर्फ उसको ध्यान से देख लीजिएगा ना, आप समझ जाइएगा। यानी एक ऑब्जेक्टिव को उठाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव आपके चैप्टर में कहाँ पे था वो भी बताएंगे, इस चीज के बारे में हम कहाँ पढ़े थे, और इस चीज से रिलेटेड जो भी बातें हो सकती हैं आगे पीछे, उन सभी चीजों को, मैंने हमारा कहना है कि जैसे कि 52 या 53 ऑब्जेक्टिव है, 52 या 53 ऑब्जेक्टिव के थ्रू एक बार चैप्टर को रिवीजन करा दिया जाए ना, उस ऑनलाइन माध्यम पर ना, यानी वीडियो के माध्यम से। जिस बच्चा को मन करे वो देखे, जिस बच्चा को मन ना करे ना देखे। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि सभी लोग देखें ना, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि सभी लोग देखें, अपना ऑब्जेक्टिव और अपना बुक साथ ले ले। जैसे हम बताएंगे, जो बताएंगे आपको समझ आता चला जाएगा, इसमें कोई आप लोगों का दिक्कत नहीं होगा ना। तो उस ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा चीज बताया हुआ चीज जो है उसमें आप वैसे ही कर लीजिएगा। नहीं सुनने वालों के लिए कोई उपाय नहीं है ना, नहीं सुनने वालों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत कुछ उपाय किए, डांटना, बोलना, स्पेशली ध्यान देना, एक एक बच्चा पर ध्यान देना। अगर आप उतना पर भी नहीं डरते हैं, नहीं करते हैं, अब बताइए, अब तो इस पल के बाद, यानी इस साल के बाद आपका अगला साल कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं मिलेगा। इसके जस्ट फिर अगला साल आपको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं मिलेगा। हाँ, वही 2-4 साल बाद एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको कोई कहेगा कि अब आपको कमाने की जरूरत है, क्योंकि अब उम्र ज्यादा हो चुकी है, अब सारे उम्र गंवा दिए आप, अभी बचपना है, अभी आपको डांटा जा रहा है, अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ लीजिए। अगर अभी का पढ़े रहेंगे, मेरा बातों को आप ध्यान से सुनिए सभी लोग, बड़ी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आपसे। देखिए, हम मानते हैं कि नौकरी लेना डिफिकल्ट है, नौकरी लेना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर एक सिचुएशन को आप इमेजिन करिए तो अपने लाइफ में, खास करके लड़का लोग, कि मान लो कि तुम 9th भी बढ़िया से नहीं पढ़ा है, 10th भी बढ़िया से नहीं पढ़ा है, 8 भी बढ़िया से नहीं पढ़ा है, 11 12 भी बढ़िया से नहीं पढ़ा है। सबसे तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा जनरल कंपटीशन में जाके चीजों को समझना, क्योंकि जनरल कंपटीशन जो होता है वह संग्रह होता है, वह समरी हो जाता है सभी क्लासों का, 6 7 8 9 10 का, यानी 8 में परसेंटेज है, अब परसेंटेज सीजीएल में पूछा जाता है, जिससे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आदि बनता है। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, उसमें परसेंटेज, एसएससी जीडी एग्जाम है, उसमें परसेंटेज पूछा जाता है। वर्गमूल जो है वह 8 में पढ़ना है, वर्गमूल से क्वेश्चन जीडी में आ जाता है। आखिर ऐसे कैसे क्यों आता है? अब कहिएगा क्या केवल 8 से? अगर 8 से आता तो सफल तो सब हो जाते ना, समझिए बात आप। केवल 8 ही से आता तो 8 में 90-95% मार्क्स लाकर बहुत सारे स्टूडेंट जनरल कंपटीशन में असफल होकर बैठे हैं, लेकिन उससे नहीं होने वाला है। जिसका 1 2 3 4 5 6 यानी 11 12 तक ऐसे कंप्लीट हो जैसे उसे कोई भी बुक उठाइए, पूछ दीजिए, बता दे वो। अब उसको कोई डिफीट करके दिखाते कंपटीशन में, और लड़का लोग क्या कहेगा? बहुत सारा लड़का लोग क्वेश्चन ही बदल दिया था। अरे क्वेश्चन क्या बदला था? तुम एक नोट्स लेकर पढ़ रहे हो और उसके पास पूरा ग्रंथ है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, इतिहास का 4 गो बुक, साइंस का 3 गो बुक, 1 का, 2 का, एकदम बेसिक से बेसिक बात तो पूछ देगा। आप 10 साल पहले पढ़े थे, कहां से याद आने वाला है? कहां से एग्जैक्ट आंसर लगा पाइएगा? और ये जो बुक लुसेंट ये सब बुक निकालता है, ये क्या करता है? वीवीआई चीजों को जो 10 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते आ रहा है, उन सभी चीजों को उठा के डाल देता है। आपको लगता है यही पूछे? कैसे पूछेगा? नौकरी इतना आसानी से आपको दे देगा जिससे आप 60 सालों तक एकदम आराम से कमाइएगा। मेडिकल इमरजेंसी, जो इमरजेंसी हो सीधा छुट्टी मिल जाएगा आपको, इतना आसानी से थोड़े दे देगा। क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा, बोलेगा लुसेंट पढ़ के गए थे, स्पीडी पढ़ के गए थे, ये पढ़ के गए थे, वो पढ़ के गए थे, इस टीचर का गाइड पढ़ के गए थे, कुछ नहीं आया था। एक बार एनसीईआरटी बुक खोलकर देख लो, अगर नहीं था उसमें तो। अब वो एनसीईआरटी बुक खोलकर बात कर रहा है, क्योंकि वो तो कहेगा कि हम अपना सरकारी बुक पर लेंगे ना, हम थोड़े। आप लुसेंट पढ़ते हैं तो लुसेंट क्या होता, कौन होता है जो हमको राय दे कि आप लुसेंटे से क्वेश्चन दीजिए?
नहीं। ऐसी एक बिहार का एग्जाम आता है, बिहार एसएससी, इसमें आपको एक बुक ले जाने की इजाजत भी होती है। इसमें जब एग्जाम देने जाइएगा तो एक बुक आप लेकर जा सकते हैं, लुसेंट का नहीं, एनसीईआरटी कोई भी एक बुक लेके चल जाइए, वो मैथ का लेके चल जाइए या फिर साइंस का लेके चल जाइए या हिस्ट्री का लेके चले जाइए, एक कोई भी बुक लेके चल जाइए, लेकिन टेक्स्ट बुक होना चाहिए, सरकार का बुक होना चाहिए, सरकार द्वारा प्रकाशित होना चाहिए, कोई प्राइवेट बुक नहीं होना चाहिए। चलिए हम मेन मुद्दा पे आते हैं। मान लीजिए कि आप अभी सही से नहीं पढ़ रहे हैं, अगर एक समय के बाद आपको आपके दिमाग में ऐसा फील होने लगा कि नौकरी ले लेना तो ऐसा है कि हम इस समाज में एक इज्जत का जिंदगी जी सकते हैं, और आपने 12 के बाद पढ़ाई शुरू किया, तब तक से आपका घर का इकोनॉमिकल स्थिति खराब होने लगा, और आपके घर के लोग ठीक है अपना खर्चा तो निकाल लेंगे कैसे हो, पिताजी जो पुराने काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उससे जो खर्च आ रहा है वो कर लेंगे, घर में शादी विवाह है वो सब निपटा लेंगे, लेकिन आपका खर्च जो 3-4 हजार रुपया आ रहा है उसको नहीं दे पाएंगे वो, क्योंकि अब आपसे ज्यादा उनको उम्मीद नहीं है। आपने इतना दिनों से आपको देख लिए, इतना दिनों से आपका खर्च चला लिए, अब वो भी आपसे थक चुके हैं। अगर यदि आप नहीं पढ़े रहेंगे, पहला आपके 9, 10 ये सभी चीज बेस्ट नहीं रहेंगे, आपको क्या लाइफ में समस्या आएगा, कोई रास्ता आपके पास नहीं दिखेगा, क्योंकि आप बेसिक बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाइएगा। अगर कोई कहेगा कि बेसिक बच्चों को पढ़ा लीजिए 9th क्लास का, उन लोगों को आप पढ़ा भी नहीं पाइएगा, फिर आप क्या करिएगा, आपके पास और क्या काम है। इंटर कौन स्किल है जो आपको कहीं जॉब मिल जाए आराम का, फिर आपके पास वही चारा है, 8 बजे जाइए और 8 बजे शाम को लौटिए, थक हार के एक रूम में 5 आदमी 10 आदमी कैसे खाना बनाइए और सोइए। जो बाहर में जैसे भोपाल, मुंबई, इन सभी में जो मजदूर का जिंदगी होता है, जो फैक्ट्री में कमाते हैं, वो आपका हाल रहेगा। तो वो हाल में आप कितना पढ़ाई कर पाएंगे वो तो आपको पता ही है कि जो 8 घंटा काम करके 10-12 घंटा काम करके आएगा वो क्या कर पाएगा। तो जब आप ये भी चीज नहीं रखेंगे, 2 बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि हम आगे चल के अपने पैरों पे खड़ा हो पाएंगे। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं, आप लोग लगता है चलो जब नौकरी का टाइम आएगा तो शायद पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे, अगर सिचुएशन बदल गया तो, जिम्मेदारी बढ़ गई तो, नौकरी लगा नहीं तो फिर क्या करेंगे। तब तो एक ही उपाय है, चलो कमाने चलो। आज हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर किस टाइप का है वो तो सबको पता है। प्राइवेट सेक्टर जो है पूरी तरीका से शोषण मूलक है। देखिए हम सीधा जानते हैं, कमाने का 2 ही रास्ता है, या तो सरकारी नौकरी करिए या तो बिजनेस करिए, इसके सिवा प्राइवेट सेक्टर कभी फलने फूलने नहीं देगा। टोटली शोषण मूलक व्यवस्था है। वहीं अमेरिका में जाइए, अगर आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी हैं, आपके लिए हर व्यवस्था करके रख देगा, आपको काम के लिए भी फ्री कर देगा, आपको जब काम करना है फ्री माइंड से आइए, शाम को आना है, नहा धोआ कर आना है, रात में आना है, जब आना है तब आके अपना काम करके अपना प्रोजेक्ट पूरा करके चल जाइएगा। यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर जैसे आज मजदूर का जैसे हाल है ना, कि मजदूर काम कर रहा है और मालिक जो है वो खड़ा होकर देखते रहता है, हम ईंटवा उठा के हो जा रखदा, हम 4 को ईंटवा उठा के होनिया रखदा, माने काम का टाइम हो जाता है फिर भी आदमी उसको काम पर काम देते रहता है। मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा काम निकलवा ले। और आपसे एक चीज हिस्ट्री के 2nd चैप्टर में बताया गया था कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया भी आगे बढ़े तो यहाँ के श्रमिकों को आपको खुश रखना होगा, वो खुश रहेगा तभी आप एक वास्तविक श्रमिक हैं, तभी वह एक इच्छा से आपके यहाँ मन से काम कर रहा है, आपके भलाई के बारे में सोचेगा। लेकिन कहाँ सोचा जा रहा है, मालिक सोचेगा मजदूर से जितना काम ले ले, यानी मूल्य अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत था कि मूल्य तो वह ले ही रहा है, अतिरिक्त जो आपके हिस्सा का है ना वो भी ले लिया। जो आपके हिस्सा का था काम किए, ठीक है, आपको पैसा 200 दे रहा है, जबकि एक्चुअल में उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, जो उसका प्रॉफिट हुआ उसके अकॉर्डिंग आपका 400 रुपया बनता था। अब उसका जो बनता था, जितना पैसा लगाया था उससे एक्स्ट्रा जो पैसा होता था उसके अनुसार से लगा ले, और लगाने के बाद जो है ले ले अपना प्रॉफिट। लेकिन मूल्य और अतिरिक्त मूल्य तो ले ही रहा है, अतिरिक्त मूल्य भी ले रहा है। आप लोगों को आज से कहते हैं आप पढ़ाई कीजिए, आप अपने सिचुएशन को निकलने का कोशिश कीजिए। एक पढ़े लिखे लोग, अब कितना लोगों के मन में होगा ना, कितना लोग अभी से उड़ रहे होंगे ना कि अरे हमको पढ़ना थोड़े है, बिजनेस करना है। उनको भी बता दें, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा ऑर्गेनाइज बिजनेस जो है वही कर पाएगा जो पढ़ा लिखा आदमी हो।
जो बड़े बड़े पैमाना, ओला, ओला नाम है ना, आप लोग आज ओला को स्कूटी नाम से जानते होंगे। ओला का बैटरी वाला स्कूटी आता है। सबसे पहले ओला जो था वो क्या था? ओला, ओला एक एमबीए किए हुए छात्र है। ओला जो है, ओला जो ओला का स्थापना किया है वो एक इंजीनियरिंग किए हुए छात्र है। उसको क्या देखा? अच्छा, आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग कभी समाज में जाकर समाज के प्रॉब्लमों को नहीं देखते हैं। लेकिन ओला, उबर, इन सभी चीजों को, जैसे मान लीजिए कहीं आप शहर में हैं, यहां पर तो उस टाइप की फैसिलिटी नहीं है, सासाराम में मिल जाएगा। आप शहर में हैं और आपको 12 बजे रात को कहीं जाना हो तो क्या होता था? जाते थे बस स्टैंड, या पहले से टेम्पू से बात करके आते थे कि हम कॉल करेंगे और हमारे परिवार को जाना है, थोड़ा आ जाइएगा। या फिर जाओ स्टैंड पर बार्गेनिंग करो। बार्गेनिंग मीन्स मोल मोलाई करो। और सब टेम्पू वाला अपना गुट बना लेता था कि वहां जाना है, 200 रुपये से कम कोई नहीं लेगा, जबकि एक्चुअल भाड़ा 100 रुपया ही है। काहे भाई? रात के वजह से 200 रुपया लेगा और आपको 200 रुपया। क्या होता था? नेट पर आप अभी ट्रेन में हैं या ट्रेन से उतरे हैं, अभी स्टेशन से बाहर भी नहीं आए हैं, तभी से आप अपने मोबाइल पर किराया देख लीजिएगा कि हमको वहां जाना है, किराया कितना है, कितने लोग तैयार हैं। बाइक चाहिए, टैक्सी चाहिए, एसी वाला टैक्सी चाहिए, कार चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, जैसा चाहिए आप ऑनलाइन क्लिक कीजिए और आ गया। ये किसका दिमाग था? एक अनपढ़ व्यक्ति का दिमाग था। उसने रियल फेस किया और कहा कि जैसे हम ये फेज कर रहे हैं कि हम जाने से पहले अपने कॉलेज से निकलते हैं रात में 12-1 बजे, तो हमको गाड़ी नहीं मिलता है, या तो स्टैंड जाना पड़ता है या तो एक टेम्पू वाला का नंबर रखना पड़ता है। अगर उसको रेंडमली कभी कॉल किए तो बोला हम कहीं रिजर्व में आए हुए हैं, या फिर आएंगे तो हम 250 रुपया लेंगे, इसके बाद आएंगे। और यहाँ पर जो है इस अगर ऐसा हम वेबसाइट के माध्यम से, वो क्या किया? उसके पास एक भी कार नहीं है, उसके पास एक भी बाइक नहीं है, उसके पास एक भी टैक्सी, एक भी टेम्पो, कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन टोटल क्या है? नेटवर्किंग है। टोटल नेटवर्किंग है। नेटवर्क साधा, नेटवर्क बनाया। टैक्सी वाला से बोला हम आपको ग्राहक दे देंगे, ग्राहक से बोला आपको टैक्सी दे देंगे, यहीं से बॉन्डिंग बन गया, हो गया। और उसके बदला में हम आपसे 10 से 20% ले लेंगे। तो ये क्या था? उसको पता था टैक्सी भी उपलब्ध है, ग्राहक भी उपलब्ध है, लेकिन क्या दिक्कत है? कनेक्टिंग, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। कहीं इतने सवारी हैं कि वहां पे टेम्पू नहीं, कहीं इतने टेम्पू हैं कि वहां पे सवारी नहीं। तो क्यों ना हम इसको लगा दें कि ताकि टेम्पू का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और सब जगह टेम्पू पहुंच जाए। ये तौर तरीका था। तो कितना लोग होते हैं ना, अब अभी आप लोग देखिएगा, अभी कच्चा उम्र है, उड़ेंगे, अरे हमको बिजनेस करना है। तो उनको भी बता दे, बिजनेस वही कर पाता है ना जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि पढ़े लिखे माइंडसेट का बिजनेस करने का नजरिया अलग होगा, वो एक अलग ढंग से सोचेगा। ऐसे ही हम आपको कितना एग्जाम्पल दे सकते हैं इस देश में। और ये लोग आज, इन लोगों का हजारों करोड़ों का कंपनी है, हजारों करोड़ प्रॉफिट में ये लोग जो है साल भर में कमाता है। एक प्रॉब्लम को एनालाइज किया तो बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस नॉर्मल फंडा कहता है, प्रॉब्लम को दूर करो, पैसा तुम्हारे पॉकेट में आ जाएगा। प्रॉब्लम पर ध्यान दो, प्रॉब्लम क्या है समाज का, उस प्रॉब्लम को दूर कर दो, पैसा तुम्हारे पॉकेट में आ जाएगा। अब स्टडी के मामला में बताएं आपको, स्टडी के मामला में देखिएगा, एक व्यक्ति थे खान सर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि दो प्रॉब्लम है, सिंपली मेथड से बच्चों को समझाना, और दूसरा प्रॉब्लम है सस्ता एजुकेशन। सब कोई महंगा पढ़ा रहा है, सब कोई महंगा पढ़ा रहा है, और दूसरा है कि सिंपली ढंग से कोई नहीं समझा रहा है, इतना टेक्निकल कर दे रहा है चीजों को ना कि एक नॉर्मल बच्चा जो नहीं पढ़ा लिखा उतना है वह समझ ही नहीं पा रहा है। उन्होंने दो चीजों पे फोकस किया, यानी बच्चों का प्रॉब्लम दूर कर दिया। प्रॉब्लम पैसा का दूर, चलो 100 रुपया में कोर्स ले लो, ज्योग्राफी पढ़ना है 100 रुपया में पढ़ लो, ऑनलाइन 100 रुपया में ज्योग्राफी मिल जाता है उनका। अगर यूपीएससी बीपीएससी का बैच ले रहा है 14-15 हजार में मिल जाएगा, जहां वहीं दूसरे का कोचिंग, दिल्ली में कोचिंग जो था उनका फिर लाख रुपया में होता था, 80 हजार 90 हजार में होता था, और वही इनका फिर 14-15 हजार में मिल जाएगा। तो सारा प्रॉब्लम को दूर के प्रॉब्लम पे काम किए कि प्रॉब्लम क्या है मेजॉरिटी बच्चों के पास। आज देखिए वो इंसान के पास इतनी पैसा है कि उन्होंने बिहार का टॉप हॉस्पिटल एकदम सस्ता में हॉस्पिटल खड़ा करके रख दिया। हमको हैरानी तब हुई जब पार्लियामेंट में सब नेता जहां बैठते हैं वहां पे खड़ा होकर के एक नेता कह रहा था कि आप बात करते हैं कि कोई आईएएस आईपीएस क्या कमाएगा जितना टीचर कमाया। एक टीचर जो बहुत चर्चित टीचर है पटना के, वो कह रहा था
वह अपने पैसे से हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। अब एकदम इतने बड़े हॉस्पिटल कि जो कि बिहार का नंबर 1 हॉस्पिटल होने वाला है। एक हॉस्पिटल नहीं, डायलिसिस का अलग हॉस्पिटल। डायलिसिस आपको पता होगा, गरीब लोगों के लिए डायलिसिस एक तरह से, मान लीजिए जो डायलिसिस पे चला गया, मान लीजिए गरीब है तो मरिए गया, क्योंकि उसको इतना नहीं है क्षमता ना कि 7 दिन के अंदर जाके 10,000 15,000 का वह डायलिसिस कराएगा। उन्होंने किस पर काम किया? उनको पता था जिनका किडनी खराब हो गया डायलिसिस की जरूरत पड़ता है। एक्सरे में इतना पैसा लगता है। इसके बाद कैंसर हॉस्पिटल है, कैंसर ऐसे गरीब लोगों को हो जाए तो फिर कहां बच पाते हैं, बढ़ते चला जाता है। उन पर वो काम किए। तो ये समाज के रियल प्रॉब्लम पे काम कीजिए, आप योद्धा बन जाइएगा, समाज में लोकप्रियता आपका बढ़ जाएगा। अब पैसा तो कहना क्या है, पैसा तो आपका ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो बिजनेस 2 ही आप लोगों के पास चला है। अब दोनों चीज आएगा पढ़ने के बाद। आप लोग जो है ना, लड़का लोग खासकर हवा में जीता है। उन लोगों को लगता है ना कि हवाई जिंदगी है, बस जो चाहे कर लिए। अभी सब हार्मोनल डिस्टरबेंस है। अभी जितना हवाई लग रहा है ना, सब हार्मोनल डिस्टरबेंस है। 2-4 साल बाद जब हार्मोन आपका स्टेबल आएगा ना, जब हार्मोन स्टेबल आएगा और जब धीरे धीरे देखिएगा, आप बूढ़े आदमी की अपेक्षा आप ज्यादा एग्रेसिव होंगे। बूढ़ा आदमी को 4 गाली भी दीजिएगा ना, तो अगर वो थोड़ा समझदारी से बात करेगा, लेकिन आपको 1 गाली के बदले आप 4 गाली दीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर एग्रेशन ज्यादा है। और उस एग्रेशन में आपको समझ नहीं आ रहा है कि रियलिटी क्या है। जैसे क्रोध में यह समझ नहीं आता है कि किसी को मार देना कितना घातक होगा, लगता है बस चोट पहुंचाए तो उसको मार ही देते हैं। यह समझ नहीं आता है उसके बाद क्या मेरा परिणाम होगा। यह एग्रेशन है। ऐसी अभी आपका जो एग्रेशन है, इस एग्रेशन में आपका ना कैरियर समझ आ रहा है कि हम किस कैरियर पे चलेंगे, मेरा इस कैरियर का क्या परिणाम होगा, और नहीं आपको रियल एक्चुअल में क्या समाज है, कैसा है, ये आपको समझ आ रहा है। वही 2-4 साल बीतेगा ना, पूरा दुनिया का हकीकत समझ आने लगेगा। उसके बाद लगेगा ना 200, इस समाज में 200 कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत है। तब अपने पापा के पैसों का अहमियत समझ में आएगा। उस समय जो है घर में हम तोड़ फोड़ करके 500 रुपये मांग लेते थे। आज 500 रुपया के लिए किसी के यहाँ दिन भर काम करना पड़ता है, तब मिलता है 500 रुपया। समझ गए बात ना, इन सभी चीजों को। तो इसीलिए हम समझाते, बाबू तुम पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के सिवा तुम्हारे पास और काम क्या है, तुम पढ़ो। अगर कुछ नहीं हुआ तो अपने समतुल्य, अपने छोटे बच्चों को कुछ अच्छा सिखा करके समाज में तुम 2 रुपया कमाओगे और अच्छा से जियोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। जब तुम अभी कुछ नहीं करोगे तो आगे क्या उम्मीद कर पाएंगे लोग तुमसे समाज में कि तुम अच्छा ही करोगे। चलिए आते हैं इस पर, ये चीजों पे कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। देखिए जो भी चीज पीछे था उन चीजों को हम आपसे यही आग्रह करेंगे। हाँ, हम बता रहे थे ऑब्जेक्टिव को। देखिए हम ऑब्जेक्टिव को आप लोगों के लिए इतना अच्छे से उसको सेट करेंगे, बनाएंगे उसका वीडियो कि आपको मतलब लगेगा ना कि अगर हम चैप्टर नहीं भी पढ़े होते ना तो ये चैप्टर ये सुन लिए ना समझ में आएगा। आवाज एकदम क्लियर कर देंगे, आवाज में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आवाज को एकदम क्लियर रहेगा। और उसके बाद जो है क्लियरली सब कुछ समझाएंगे। और जो थोड़ा मोड़ा छूटा रहेगा, आप सभी लोगों से आग्रह है, कृपया मेरा बात मान करके अपने माँ बाप के चेहरा को देख करके आप पढ़ाई शुरू कीजिए। अगर आज से भी आप नहीं पढ़ते हैं ना तो आप पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि हम लोगों के लिए भाई, मेरे लिए भी, हम भी बिजनेसमैन का पुत्र नहीं है कि मेरे लिए एक कंपनी है। हमारा भी माँ बाप का एक सपना है कि किस दिन बेटवा का सरकारी नौकरी लगेगा। समझ गया ना। तो हम लोगों के लिए बस आधार एक ही है, क्योंकि हम लोग छोटे घर, मिडिल क्लास फैमिली घर से हैं। हम लोग अंबानी घर से नहीं है कि पहले से बहुत बड़ा बना बनाया बिजनेस है, करोड़ों का प्रॉफिट है, बस जाना है, दिमाग लगाना है। ऑलरेडी 200-300 एम्प्लॉय चल रहा है। पिताजी कैसे कैसे कमा रहे हैं, वही में कि एक दिन कहीं हम लोग कामयाब होंगे। और हम लोग उनसे बेटर ना कर पाए तो फिर हम लोग की जिंदगी पर तो मतलब क्या है, जबकि अपने से ज्यादा सुविधा ना हम लोगों को दे रहे हैं जी। जिस सुविधा में वो लोग पले बड़े हैं उससे तो ज्यादा हम लोगों को मिल रहा है ना। कपड़ा, वस्त्र, रहन सहन, पंखा, कूलर, सब कुछ मिल रहा है। अगर हम लोग उनसे अच्छा नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा इन सभी चीज देने का। तो आप लोग देखिए पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई ही आपके दिमाग को बढ़ाएगा। ठीक है। टाइम, चलिए देखिए टाइम जो हो गया 5:10 हो गया, इसलिए अब पढ़ाने में टाइम ज्यादा हो जाएगा। आज ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। कल जो है इस चैप्टर को शुरू करेंगे। वालेकुम।